प्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्र की हैं मैंने, और यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कौन सी जानकारी है। देखिए, पहला है मिशन प्रेरणा। यह सरकार का सर्वोच्च महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो 5 सितंबर 2019 से गतिमान है, जिसका उद्देश्य प्रेरणा लक्ष्य में परिभाषित है। अथवा यह सरकार की सर्वोच्च महत्वाकांक्षी योजना है। ये 5 सितंबर 2019 को लागू हुई थी। इसका उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल कराना है। फिर दूसरा है प्रेरणा लक्ष्य। ये कक्षावार एवं विषयवार निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर ही प्रेरणा लक्ष्य हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार 5 भाषा के और 5 गणित के लक्ष्य हैं। भाषा 5, 20, 30, छोटा 75, बड़ा 75, और गणित है 5, 75, 75, 75, 75। फिर प्रेरणा सूची। कक्षावार एवं विषयवार अपेक्षित दक्षताओं की सूची ही प्रेरणा सूची है। अथवा बच्चों में विकसित की जाने वाली कक्षावार विषयवार अपेक्षित दक्षताओं की सूची प्रेरणा सूची कहलाती है। कक्षा 1 से 3 तथा 14 और 5 में 16 दक्षताएं निर्धारित हैं। ये प्रेरणा लक्ष्य रूपी छत पर चढ़ने के लिए बनाई गई सीढ़ी है। फिर आता है प्रेरणा तालिका। तो बच्चों के द्वारा अर्जित की गई कक्षावार एवं विषयवार दक्षताओं की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करने वाली तालिका ही प्रेरणा तालिका कहलाती है। इसमें भी प्रेरणा सूची में वर्णित दक्षताएं ही दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 1 से लेकर 30 तक छात्रों का विवरण और जोड़ दिया गया है। यहाँ हम छात्रों का नाम लिख देंगे। फिर आता है नंबर 5 पर लर्निंग आउटकम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अधिगम के प्रतिफल, सीखने के परिणाम, अधिगम संप्राप्ति। लेकिन जिस भाव से इस शब्द का प्रयोग पाठ्यपुस्तकों में शैक्षिक जगत में किया जा रहा है, उसके अनुसार इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। विद्यार्थियों के सीखने को ध्यान में रखते हुए दैनिक कक्षा शिक्षण के उद्देश्य से कक्षावार विषयवार पाठ्यक्रम में निर्धारित ज्ञान को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, जिसे लर्निंग आउटकम या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम कहते हैं। अथवा विद्यालयों में विकसित की जाने वाली कक्षा के स्तरानुसार विषयवार पाठ्यक्रम में निर्धारित अपेक्षित दक्षताओं को ही अपेक्षित सीखने के प्रतिफल कहते हैं। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल दक्षताओं का बच्चों के व्यवहार में परिलक्षित होना वास्तविक अधिगम के प्रतिफल या लर्निंग आउटकम का प्राप्त होना कहलाता है। अपेक्षित सीखने के प्रतिफल कक्षा के स्तर के अनुसार विषयवार पाठ्यक्रम निर्धारित अपेक्षित दक्षताएं ही अपेक्षित सीखने के प्रतिफल हैं। अपेक्षित सीखने के परिणाम अपेक्षित अधिगम संप्राप्ति है। फिर है वास्तविक अधिगम प्रतिफल। कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम में निर्धारित अपेक्षित दक्षताओं में से बच्चे द्वारा अर्जित दक्षताएं जो उसके व्यवहार में परिलक्षित होती हैं वास्तविक अधिगम प्रतिफल कहलाती हैं। फिर अधिगम स्तर में अंतर। कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप कहते हैं। फिर इसके बाद है ELAL बराबर LG एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, फिर एक्चुअल लर्निंग आउटकम, लर्निंग गैप हो गया। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है केंद्रित लर्निंग आउटकम, यह व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। दूसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। नेस्टेड का अर्थ होता है छुपा हुआ, अंतर्निहित। यह फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्निहित होता है, जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रिया को दिशा देने और शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। तीसरा है उप लर्निंग आउटकम। नेस्टेड लर्निंग आउटकम को उप लर्निंग आउटकम में विभाजित किया गया है, जिसके आधार पर शिक्षक अच्छा शिक्षण करते हैं। भाषा के 4 फोकल लर्निंग आउटकम है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा संरक्षण और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। गणित के लिए 5 फोकल लर्निंग आउटकम निर्धारित हैं। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रिया में उपयोग में कुशल हैं। बच्चे किसी संख्या के समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विभिन्न गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं।
बची स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। फिर आधारशिला। इस हस्तपुस्तिका का निर्माण कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित की गहरी बुनियादी स्पष्ट विकसित करने के लिए किया गया है। इस हस्तपुस्तिका के कवर पृष्ठ के आंतरिक पृष्ठ पर लिखे गए विवरण के अनुसार हैं, लेकिन कोविड महामारी के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कक्षा 3 के बच्चों का स्तर भी कक्षा 2 के स्तर पर आ गया होगा। ऐसे में इस हस्तपुस्तिका का प्रयोग 1, 2 और 3 के लिए भी प्रभावी है। हालांकि इसमें ERAC आधारित भाषा की गतिविधियां एवं ELPS सिद्धांत पर आधारित गणित शिक्षण के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक प्रभावी तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। और इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो वो जो बच्चों ने प्राप्त किया है, दूसरे वो जो इस गणितीय गतिविधि के बाद बच्चों को मिलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि बच्चे अनुभव क्यों लें? तो खेलने, खाने पीने में मस्ती करते हैं, तो अनुभव से क्या लेना देना। बच्चे अनुभव तब लेंगे जब हम रोचक तरीके से शुरुआत करें। रोचक तरीके से शुरुआत करने के लिए सेब, संतरा, टॉफी नहीं लाएंगे, ये भी संभव नहीं है कि प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ के प्रत्येक प्रकरण को हम चार्ट बना पाएँ, TLM लेकर आएँ। तो ऐसे में क्या करें जिससे ये रोचकता आए, रुचिपूर्ण ढंग से शुरुआत हो। ऐसे में हमें आवश्यकता है कि बच्चों के अनुभवों से प्रारंभ करने के, अर्थात उनके परिवार की, मोहल्ले की, गांव की, खेती की और विद्यालय में मौजूद वस्तुओं से शुरुआत करने की, जो कि उसके लिए रुचिकर होगी। तत्पश्चात उसके सामने चुनौतीपूर्ण संदर्भ रखते हुए चिंतन का अवसर देंगे। इस कार्य में रोचकता, चुनौती एवं सभी बच्चों की सहभागिता अनिवार्य है। फिर है रिफ्लेक्शन, चिंतन एवं विश्लेषण। जैसे ही बच्चे के सामने चुनौतीपूर्ण संबंध माहौल रचा जाएगा, बच्चे तर्क, चिंतन, कल्पना एवं अनुमान लगाते हुए विचारों का सृजन करेंगे, जिससे कि सीखना सुनिश्चित होगा। चिंतन के लिए क्यों, कैसे, अगर से प्रारंभ होने वाले प्रश्न करें, वरना सुनो कहने से नहीं कोई नहीं सुनता, ध्यान दो कहने से कोई ध्यान नहीं देता, चिंतन करो कहने से कोई चिंतन नहीं करता और सोचो कहने से कोई सोचता नहीं है। कोई भी व्यक्ति तब सुनता है जब उसे एहसास हो कि उसके काम की बात की जा रही है। व्यक्ति तब सोचता है जब उसके सामने चुनौती होती है एवं खुले उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। अब है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। उक्त 2 चरणों के बाद सीखे हुए ज्ञान का दूसरे संदर्भ, दूसरे प्रसंग, दूसरे माहौल एवं दूसरी परिस्थिति में, व्यवहार में, अपनी असल जिंदगी में दूसरे बच्चों के साथ समूह में प्रयोग करने का अवसर दें। और इसके बाद देखिए है समेकन। पूरी प्रक्रिया को दोहराना, बातचीत के माध्यम से पता करना कि बच्चे प्रथम बार चिंतन किस प्रकार कर रहे हैं, उसके बाद एप्लीकेशन के दौरान किस प्रकार से सोच रहे हैं, वो किसे अच्छा या बुरा कह रहे हैं और क्यों कह रहे थे। इसके साथ ही लर्निंग आउटकम से जोड़ना आवश्यक है, ये स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। फिर है ELPS यानी अनुभव। आसपास में विद्यालय में मौजूद ठोस मूर्त वस्तुओं के साथ बच्चों को खेलने, उन्हें उलटने पलटने का अवसर देंगे। इसके माध्यम से गिनना, अंक बोध, संख्या बोध एवं जोड़ घटा की क्रिया सिखाएं। फिर है लैंग्वेज, भाषा। उन वस्तुओं के बारे में जिनसे बच्चे रूबरू हुए हैं बातचीत करें। पिक्चर, चित्र। इस प्रकार की ठोस वस्तु वहाँ मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए हम हाथी वहाँ नहीं ला पाएंगे, हम ट्रेन वहाँ नहीं ला पाएंगे, हम बस वहाँ नहीं ला पाएंगे। तो ठोस वस्तुओं पर बातचीत करने के बाद किताबों, चार्टों और दीवारों पर बने चित्रों के माध्यम से उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे और वार्तालाप करेंगे। फिर सिंबल, प्रतीक। उपयुक्त तीनों चरणों को क्रम से पूर्ण करने के बाद अब प्रतीकों, संकेतों अर्थात अंक, संख्याओं, चिन्हों 1, 2, 3 जैसे 24, 36, जोड़, घटा, गुणा, भाग, बराबर, प्रतिशत आदि की समझ विकसित करेंगे। उक्त सभी चरणों को गणित के बुनियादी स्तर का प्रयोग करके गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक, सरल एवं ग्राह्य बनाया जा सकता है। फिर है ध्यानाकर्षण। ऐसे बच्चे जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है, उनकी पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करते हुए कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर पर लाने के लिए इस हस्तपुस्तिका का निर्माण किया गया है। लर्निंग गैप को भरने के लिए इस हस्तपुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ दी गई हैं। अन्य शब्दों में से ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा से वंचित हो गए हैं, उन्हें पुनः मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से इस हस्तपुस्तिका का निर्माण किया गया है। इसमें 4 भाग हैं। प्रथम भाग, इसमें आवश्यकता, उद्देश्य एवं अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कारणों के विषय में दिया गया है।
दूसरे भाग में लर्निंग आउटकम, लर्निंग गैप, आकलन के पत्रों के माध्यम से बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं समूहीकरण के बारे में चर्चा की गई है। तृतीय भाग, इसमें कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए तैयारियां एवं तकनीकियों के बारे में चर्चाएं एवं शिक्षण तकनीकों पर आधारित शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। चतुर्थ भाग, इसमें आरंभिक परीक्षण पत्र के कुछ नमूने एवं कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम और प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका के विषय में चर्चा की गई है। फिर शिक्षण तकनीकियों की बारी आती है। इसमें देखिए कौन कौन सी तकनीकें हैं। नंबर 1, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का निर्माण। नंबर 2, कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था। नंबर 3, रोचक प्रस्तावना। नंबर 4, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। नंबर 5, शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। नंबर 6, प्रश्न पूछना। नंबर 7, सीखने के लिए बातचीत। नंबर 8, बच्चों के लिए कार्यपत्रक। नंबर 9, सभी को शामिल करना। नंबर 10, समूह कार्य। नंबर 11, जोड़ी में कार्य। नंबर 12, परिवेशी संसाधनों का उपयोग। और नंबर 13 है अभ्यास के अवसर देना। नंबर 14, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। नंबर 15, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। नंबर 16, शैक्षिक भ्रमण। नंबर 17, सरल से कठिन की ओर। आरंभिक आकलन प्रपत्र या परीक्षण प्रपत्र। तो इसमें है प्राथमिक स्तर कक्षा 3, 4 और 5 के लिए आकलन प्रपत्रों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 4 और 5 के लिए भाषा और गणित के प्रपत्र आवश्यक रूप से बना लें, क्योंकि कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों की जांच के बारे में आधारशिला मॉड्यूल में फाउंडेशन लर्निंग शिविर के उद्देश्य से दी गई हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आधारशिला मॉड्यूल पेज नंबर 12 एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पेज नंबर 10, 11, 12, 13 एवं 14 पर देखें। फिर आगे बढ़ते हैं शिक्षण संग्रह। इस हस्त पुस्तिका का निर्माण शिक्षकों की आवश्यकता एवं व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारियों, सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों को समेकित करते हुए किया गया है। इसमें लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, टाइम टेबल, ICT का प्रयोग, व्यक्तित्व विकास की योजना, सीखने के लिए आकलन, विद्यालय नेतृत्व, सामुदायिक सहभागिता, प्रतिदिन अलग अलग प्रार्थनाएं, समूह गान, महत्वपूर्ण दिवस तिथियां, अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय के विषय में विशद और विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान। शिक्षण योजना पाठ्य योजना से थोड़ी भिन्न होती है। पाठ्य योजना में किसी पाठ के प्रकरण पर आधारित होती है, जबकि शिक्षण योजना लर्निंग आउटकम पर आधारित होती है। अब शिक्षण योजना के निर्माण की विधि। शिक्षण की शुरुआत में सर्वप्रथम हम प्रेरणा सूची में दिए गए किसी लर्निंग आउटकम को चुनते हैं। फिर यह देखते हैं कि उस लर्निंग आउटकम को आप किस पाठ के माध्यम से अपने बच्चों को प्राप्त करा सकते हैं। तत्पश्चात शिक्षण से पूर्व आप बच्चों के साथ क्या क्या बातचीत करेंगे, इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों के पूर्व अनुभवों से अर्थात उनके परिवेश के ठोस वस्तुओं को चुनते हैं। शिक्षण के दौरान बच्चों को शिक्षण और अनुप्रयोग को अवसर देने के लिए आप कोई गतिविधि दीक्षा ऐप का प्रयोग, TLM का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण के उपरांत इस भाग में आप समेकन, निष्कर्ष, पूरी प्रक्रिया को दोहराते हुए कर सकते हैं। स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन में यह देखते हैं कि जिस लर्निंग आउटकम को आपने चुना था उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा चयनित गतिविधि TLM ICT का प्रयोग कितना सफल रहा एवं कौन कौन सी चुनौतियां आईं और उन चुनौतियों को दृष्टिगत करते हुए आगामी कार्य योजना बनाते हैं। हिंदी भाषा की शिक्षण योजना ERAC पैटर्न पर होती है और गणित की शिक्षण योजना ELPS के आधार पर होती है। शिक्षण योजना का प्रारूप आधारशिला हस्त पुस्तिका के पेज नंबर 60, 61, 81 एवं 82 तथा शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के पेज नंबर 29, 30, 31, 32 और 130 से 178 तक विभिन्न शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। इस प्रकार ये जानकारी यहीं पर संपन्न होती है और समाप्त करते। तो यह 18 शिक्षण तकनीकियाँ थीं। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो, प्रथम बार हमारे वीडियो को देख रहे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त होती रहे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।